हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग के पास सीटर में क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। इसमें आपका क्वेश्चन था, उसको मैं जवाब दे रहा था। पिछले क्लास में भी आपको लगभग जो है 45 के पहले तक का जो क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था उसका जवाब दिया गया था। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आगे से 45 नंबर प्रॉब्लम, जो एससी वर्मा के बुक का प्रॉब्लम है। पिछले ही क्लास में मैंने क्वेश्चन का लिस्ट बनाया था, आप में से जो लोग भी पूछे थे। कुछ लोग और भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसका भी जवाब दिया जाएगा। अब जो है पहले आइए 45 नंबर प्रॉब्लम है क्या। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड और इसको 24 वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। देखिए, जब सिंगल कैपेसिटर और सिंगल बैटरी हो तो आप तो जान रहे हैं कि इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे इसका चार्ज क्या होगा, तो देखो इसका पोटेंशियल यानी Q बाई सी इक्वल होगा E के। तो Q हो गया C इंटू ई, और C है 100 माइक्रोफैराड और E जो है वो आपको 24 है, यानी चार्ज कितना हो गया, तो 2400 माइक्रोकूलम, यही चार्ज। अब क्वेश्चन में कह रहा है इस बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दिए, हटा दिए, और एक दूसरा बैटरी 12 वोल्ट का कनेक्ट किए इस तरह से कि जो 12 वोल्ट का बैटरी है, जैसे मान लो दूसरा बैटरी लिए, इसका ईएमएफ जो है वो 12 वोल्ट है, ई डैश बोल दे रहे हैं इसके ईएमएफ को, 12 वोल्ट है। इसको इसी कैपेसिटर से, इस बैटरी को हटा के इससे कनेक्ट कर दिया जा रहा है और इस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो पॉजिटिव प्लेट है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट। तो ठीक, यानी ये Q डैश माइनस Q डैश। ठीक है, अब आपके दिमाग के पास कैपेसिटेंस तो वही है 100 माइक्रोफैराड। आप कहिएगा चार्ज काहे भाई बदल दिए? तो देखें, जब आप इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो अब ये कैपेसिटर चाहेगा कि मेरा पोटेंशियल अब इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो, यानी कि वो अपने चार्ज को इस तरह से अरेंज करेगा जिससे कि पोटेंशियल 12 वोल्ट हो, यानी Q डैश बाई सी ई डैश होना चाहिए, यानी Q डैश हो गया C ई डैश। तो C कितना है, तो 100 माइक्रोफैराड और ई डैश कितना है, तो ई डैश से 12, मतलब कि देखो जी अब 1200 माइक्रोकूलम हो गया। सोचो, पहले 2400 माइक्रोकूलम था, अब 1200 माइक्रोकूलम। एक बात हमेशा याद रखना है, बैटरी चार्ज देता भी है और ज़रूरत पड़ने पर ले भी लेता है, यानी कि बैटरी का काम, मेन काम पोटेंशियल को मेंटेन रखना होता है। यानी कि ये 24 वोल्ट था, तो 24 वोल्ट मेंटेन रखने के लिए उसको चार्ज इतना चाहिए था, और 12 वोल्ट रखने के लिए उसको चार्ज इतना चाहिए। यानी सोचो, तो पहले ही चार्ज ज़्यादा था, अब चार्ज कम हो गया, यानी इनडायरेक्टली जो है ये बैटरी को चार्ज वापस किया है ना। यानी इस बैटरी, यानी यहाँ पे बोलेंगे कि बैटरी कैपेसिटर को चार्ज नहीं दिया है, बल्कि कैपेसिटर ही बैटरी को चार्ज दे दिया, क्योंकि इसके पास पहले 2400 माइक्रोकूलम था, अब 1200। तो बतलाओ, तो इनडायरेक्टली यही काम न किया। यानी कि क्वेश्चन में अगर कोई ये पूछे कि बतलाओ बैटरी कैपेसिटर पे वर्क किया है कि कैपेसिटर बैटरी पे वर्क किया, अगर यहाँ पूछता तब तो यहाँ बोलते कि भाई बैटरी कैपेसिटर पे वर्क किया, उसको चार्ज दिया। लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ कैपेसिटर ही किस पे वर्क किया, बैटरी पे, उल्टा वो बैटरी को ही चार्ज वापस किया। ठीक ना, क्योंकि ईएमएफ बदल गया, ईएमएफ वही रहता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में यही कह रहा है
कि दोनों केसेज में, मतलब 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करने के पहले और कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर पे चार्ज बतलाएं, तो आंसर तो हो गया। पहले कितना चार्ज 2400 माइक्रोकूलम और कितना चार्ज 1200 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, कह रहा ये बतलाओ कि ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है इससे कितना चार्ज का फ्लो हुआ, ठीक ना, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी। फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज कितना 1200 माइक्रोकूलम, इनिशियल चार्ज कितना 2400 माइक्रोकूलम। ये कितना हुआ -1200 माइक्रोकूलम। देख लो, अब कहो कि भाई आप कैसे बना लिए, समझ में नहीं आया। तो देखो फाइनल चार्ज मतलब इस 12 वोल्ट का बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे फाइनली कितना चार्ज कनेक्टेड है Q डैश, और जब ये बैटरी कनेक्ट करने के पहले इस प्लेट पर कितना चार्ज था तो Q, तो पहले यहाँ पर Q था और अब Q डैश हो गया। तो फ्लो ऑफ चार्ज माइनस में ना आया। फ्लो ऑफ चार्ज जब भी माइनस में आ जाए इसका मतलब बैटरी चार्ज को दिया नहीं है बल्कि चार्ज को एब्जॉर्ब किया है, लिया है, रिलीज करने के बजाय एब्जॉर्ब किया। तो ये हो गया फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सेल। अगर मान लो इसमें केवल मैग्नीट्यूड का बात करेगा तब हम लोग आंसर को पॉजिटिव में लिखेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड का बात हो तो। लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है इज वर्क डन बाय द बैटरी और इज इट डन ऑन द बैटरी। कह रहा कि बैटरी पे वर्क किया गया या बैटरी के द्वारा वर्क किया गया, तो बोलेंगे वर्क इज डन ऑन द बैटरी, यानी बैटरी को ही ने चार्ज दिया है तो बैटरी पे ही वर्क हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि इस बैटरी पे कितना वर्क हुआ है उसका मैग्नीट्यूड बतलाओ। तो बतलाया गया था ना, वर्क डन बाय सेल जो है क्या होता है फ्लो ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ, और यहाँ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है इसलिए माइनस से मतलब नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो 1200 इंटू 10 टू द पावर -6, और ईएमएफ कितना है जी तो 12 वोल्ट। तो देखो तो ये कितना हो गया 144 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, है ना। तो अब जो है इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अगले पार्ट में कि फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक ना, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे कैसे भाई? तो बोलेंगे कि बिफोर कनेक्शन एनर्जी क्या है, स्टार्ट में एनर्जी कितना है, तो बोलेंगे हाफ CE², ये इनिशियल एनर्जी, हाफ CE²। सोच लो स्टार्ट में, तो बस C का वैल्यू 100 माइक्रोफैराड है और E का वैल्यू जो है 24 वोल्ट। फाइनल एनर्जी हाफ CE², C हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -6, 12² लॉस ऑफ। अच्छा, बस आपको इनिशियल और फाइनल पूछ रहा है। लॉस अगर एनर्जी का पूछेगा तो इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को माइनस कर देंगे। हाँ, लॉस या डिक्रीज, जो भी क्वेश्चन में डिक्रीज वर्ड यूज किया, डिक्रीज इन
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक ना, शॉर्ट में लिख दिए हैं, इसको समझना है। तो इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को माइनस कर लेना है ना, आसान है, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो ठीक है, पहले आप इसको लिख। अब देखिए डिक्रीज इन एनर्जी अगर हम लोग निकालें इनिशियल माइनस फाइनल, तो सोचिए तो इसी को डेल्टा यू से डिनोट कर दे रहे हैं। इनिशियल एनर्जी हो गया यहाँ पर देखें 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 576, 24 का स्क्वायर कर लिए, और फाइनल एनर्जी हो गया 50 10 टू दी पावर -6 इंटू 12 का स्क्वायर 144। देखें तो 5, ये तो कॉमन टर्म हो गया 50 इंटू 10 टू दी पावर -6, और ये इधर जो है 576 से 144 को माइनस कर ले, है ना, कितना आएगा? तो 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 432 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 432 में 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 एक जीरो तो पहले से है, चलो भाई 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 3 जा 15, है ना, 1 ऐड कर दिया 16 हो गया, और 21 ऐड के 21,600 जूल। यही आ गया डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक, आप चाहें, अच्छा एक मिनट, इसमें 10 टू दी पावर -6 भी है, इसी को 2 जीरो को हटा दें, 216 10 टू दी पावर -4 जूल लिख सकते हैं। अगर मिली जूल में लिखना चाहते हैं तो 10 टू दी पावर -3 को मिली बोलते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 21.6 10 टू दी पावर -3 जूल। इसी को 10 टू दी पावर -3 ना बोल करके आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मिली जूल बोल, या जूल में ही छोड़ दिए, 10 टू दी पावर -4 जूल ही लिख ले, है ना। चलिए, तो ये तो हम लोग पढ़े डी पार्ट तक। इसमें एक पार्ट और है, ई पार्ट में पूछा जा रहा है कि कितना हीट प्रोड्यूस हो, ठीक ना, हीट प्रोड्यूस आपसे पूछा जा रहा है। तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालें? तो ई फाइनल याद करें, प्लस डेल्टा एच माइनस ई इनिशियल वर्क डन बाय सेल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, अब जो है ई फाइनल, तो फाइनल एनर्जी जो है वो तो अभी हम लोग निकाले, यही ना फाइनल एनर्जी है। इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा खैर ऐसा करते हैं, अभी हम लोग ई इनिशियल माइनस ई फाइनल किए थे ना, यहाँ समझो ऐसे लिख दे रहे हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डेल्टा एच वर्क डन बाय सेल, और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है नहीं। ध्यान से देखो, तो अभी हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल किए थे तो इतना आया, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो इसी के आगे माइनस आ जाएगा, यानी -216 10 टू दी पावर -4। ठीक ना, जूल में लिख रहे हैं, मिली जूल में नहीं लिख रहे। अब देखें, प्लस डेल्टा एच और वर्क डन बाय सेल। तो अभी आप क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में वर्क डन बाय सेल निकाले थे, हालांकि आप मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय सेल निकाले थे क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड कह दिया था, लेकिन वर्क डन बाय सेल हम लोगों का जो आया था फ्लो ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ, और फ्लो ऑफ चार्ज निगेटिव आया था, तो वर्क डन बाय सेल यही आया है। लेकिन इसी को माइनस में लिखना है क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में तो बोल दिया था भाई मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम लोग माइनस को प्लस लिख दिए थे। अब इसी को सॉल्व किया जाए तो डेल्टा एच निकलेगा। सोच लो, इसको इधर लाते हैं, 216 माइनस 144 10 टू दी पावर -4। देखो तो 6 - 4 हो गया 2, 7
है ना, 72 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, या इसी को 7.2 मिली जूल भी बोल सकते है कि नहीं। तो अब जो है 45 नंबर में जितना भी पार्ट था ये तो एक्सप्लेन हो गया। चलिए इसको भी आप लोग लिख लें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी यहाँ जो स्विच लगा हुआ है, ये स्विच ओपन है, मतलब तार जो है वो डिस्कनेक्टेड। कह रहा स्विच को जब क्लोज करेंगे तो बैटरी से कितना चार्ज का फ्लो होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो आप क्या करें, पहले जब स्विच ओपन है तब बैटरी कितना चार्ज डिलीवर किया है वो पता कर लें। व्हेन स्विच इज ओपन, ठीक। तो देखो यहाँ से चार्ज चला, यहाँ Q माइनस Q, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो जाहिर है दोनों आइसोलेटेड प्लेट हो गया, तो यहाँ Q है माइनस Q, क्योंकि इन दोनों का सम 0 होगा। एक चक्कर लगाएंगे इसमें तो Q/C प्लस Q/C है ना माइनस E इज इक्वल टू 0, यानी 2Q/C इज इक्वल टू E। Q हो गया हाफ C। देखो जी इतना चार्ज है बैटरी इसको दिया, ये सब तो खैर इंड्यूस चार्ज है, इतना चार्ज Q इसको दिया, इधर से माइनस Q दिया, है ना। जनरली हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज कनेक्टेड होता है इतना चार्ज डिलीवर किया। अब चलिए स्विच को क्लोज किया जाए। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो स्विच को जब आप क्लोज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। चलिए जी स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक ना। यहाँ पे जो स्विच था इसको क्लोज कर दिया, ये C है, ये C है, बैटरी का EMF E। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, ये जो कैपेसिटर है ना वो यूजलेस हो जाएगा। कैसे, अगर इस पॉइंट का नाम हम A रखें तो जाहिर है ये भी A हो जाएगा कि नहीं, डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो गया, यानी इस कैपेसिटर का अब कोई रोल नहीं। यानी समझो सिंगल कैपेसिटर है और सिंगल बैटरी, कैपेसिटर इस बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। मान लो अब इस पर चार्ज Q' है, तो हम लोग बोलेंगे Q'/C इक्वल हो गया E के, बैटरी के, नहीं तो एक बार इस लूप में चक्कर लगा लीजिए, Q'/C माइनस E इज इक्वल टू 0। तो देखो तो Q' हो गया C इंटू E, यानी कि जब स्विच ओपन था तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ये जो प्लेट कनेक्टेड था इसके पास Q चार्ज था, और स्विच क्लोज किया तो Q' हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सेल क्या होगा, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज का फ्लो हुआ। तो आप जानते हैं फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो फाइनल Q' है, इनिशियल Q है, Q' माइनस Q, Q जो Q'/C है और Q हाफ C है, मतलब कि हाफ C है ना। यानी देखो पहले से इसको हाफ C चार्ज दिए हुए थे और हाफ C दिया होगा तब ना वो C के इक्वल हो गया, यानी एक्स्ट्रा चार्ज इसको हाफ C देना पड़ा। अब चलिए तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है जी। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, ठीक ना। वर्क डन बाय द बैटरी, तो बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इनटू EMF, बैटरी बोलो सेल बोलो एक ही, वर्क डन बाय सेल यही होता है। फ्लो ऑफ चार्ज कितना, हाफ C इंटू E, यानी कितना हो गया हाफ C²। अब आइए थर्ड पार्ट, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है जी। थर्ड पार्ट में कह रहा फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स
यानी कह रहा पहले एनर्जी कितना था अब एनर्जी कितना है। देखो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, इसका चार्ज तो मालूम है ना, इसका भी चार्ज तो मालूम है, चार्ज हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं। तो पहले जो एनर्जी था हाफ Q² C इंटू 2 कर दे रहे हैं। 2 क्यों? क्योंकि जितना एनर्जी इसमें उतना एनर्जी इसमें, यानी देख लो तो Q² C, और Q का वैल्यू था हाफ C, यानी हाफ C² C, तो 1/4 CE²। फाइनल एनर्जी अगर हम लोग देखें तो फाइनल एनर्जी में इसके पास एनर्जी है, इसके पास तो है नहीं, तो हाफ Q' C, Q' का वैल्यू C इंटू E है डिवाइडेड बाई C, यानी हाफ CE²। देख लो है ना कितना से एनर्जी चेंज कर गया। फाइनल एनर्जी से इनिशियल को माइनस कर लेंगे, पता चल जाएगा क्या। तो पहले तो इसको नोट करें। तो चेंज इन एनर्जी अगर देखें तो E फाइनल माइनस E इनिशियल हाफ CE² 1/4 CE², कितना हो गया 1/4 CE²। यही आंसर, चेंज इन एनर्जी निकल गया। अब चलो इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, पूछ रहा है कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो आप तो जानते हैं फाइनल एनर्जी प्लस हीट प्रोड्यूस माइनस इनिशियल एनर्जी वर्क डन बाय सेल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो तो फाइनल एनर्जी है हाफ CE², इनिशियल एनर्जी 1/4 CE², वर्क डन बाय सेल हाफ CE²। कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, देख लो तो कितना आ गया। अब जो है इसी को सॉल्व करते हैं। देखो तो हाफ CE² माइनस 1/4 CE², यानी 1/4 CE² प्लस डेल्टा H, इधर है हाफ CE²। देखो तो डेल्टा H कितना हो गया, तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा। तो खैर सोचो हाफ CE² माइनस 1/4 CE², जाहिर है 1/4 C बन गया ना, यही आंसर हो गया। तो चलिए इसको भी जो है आप लोग कंप्लीट कर लें। हाँ लिख लें। वैसे तो आप पूछे हैं 50 नंबर, लेकिन 49 बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से रिलेटेड है। 49 प्रॉब्लम क्या है पहले भी डिस्कस किए हैं, इसको बता दें कि कह रहा है क्या कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस बुक को ही स्लैब समझ लें, और ये जो फेस है इसको कोटिंग किया गया, मेटल का कोटिंग कर दिया, यानी समझ लो 2 मेटल का प्लेट है और बीच में ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। तो ये दे दिया है कि ये फेस स्क्वायर शेप में 20 है और थिकनेस इसका 1 mm है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस जब बीच का दोनों प्लेट के बीच के गैप में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब फिल किया रहता है तो K∈0A/d, K आपको मालूम है कितना है, तो 4 क्वेश्चन में दे दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया जो है 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर।
4 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और जहाँ तक d का सवाल है तो 1 मिलीमीटर है, 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू 4 16 इंटू 8.85, देखो तो कितना आ गया। तो ये दो -3 है, -2 गायब हुआ, ये -1 ऊपर जाएगा तो 10⁻11 न हो गया। ठीक है, तो 10⁻11। ऐसा कीजिए, इसको 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻2 लिखें, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अब आप क्या करें, 10⁻⁻2 का मतलब 1/100 है, यानी कि 0.16 8.85 10⁻⁻9 फैरेड। इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1.42, इसको नैनो बोलते हैं ना, तो नैनो फैरेड हो गया कि नहीं। चलो कैपेसिटेंस निकल। अब क्वेश्चन 50 में क्या कह रहा है इसी कैपेसिटर को, यानी फिगर ऐसे बना दे रहे हैं। मान लो एक प्लेट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, पूरी तरह से कांटेक्ट में है इसके, और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इस कैपेसिटर को जो है ना बैटरी से कनेक्ट कर दिए। क्वेश्चन में दे दिया है बैटरी 6 वोल्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, कितना चार्ज सप्लाई करेगा। तो जाहिर मान लो यहाँ Q, यहाँ -Q, तो आपको तो मालूम है Q/C के इक्वल, तो Q हो गया C इंटू E। C मालूम है ही, कैपेसिटेंस निकाले हुए, बैटरी का EMF मालूम है, बस मल्टीप्लाई कर देना है ना। C का वैल्यू कितना है 1.42 नैनो फैरेड, और EMF कितना है जी 6। अब थोड़ा मल्टीप्लाई आप कर लें, इतना कूलम चार्ज हो गया क्या। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है द इंड्यूस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। याद करो हम लोग पढ़े थे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे जो चार्ज इंड्यूस होता है, इंड्यूस चार्ज, तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता है Q 1 - 1/K, 1 - 1/K। तो Q कितना है, तो Q तो हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं, C इंटू E है ना, बाद में अपना वैल्यू पुट कर लेंगे। 1 - 1/K, बस हो तो गया, यही इंड्यूस चार्ज हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इस प्लेट पर टोटल चार्ज क्या होगा। तो थोड़ा याद कीजिए, आपको जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर सिखाए थे कि आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब डालेंगे तो यहाँ Q, यहाँ -Q, यहाँ -Q', यहाँ +Q'। तो सोचो अगर ये दोनों कांटेक्ट में होगा तब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा प्लेट पर, टोटल चार्ज ऑन प्लेट। तो Q -Q' ना, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका -Q' दोनों कंबाइंड हो गया। अब बोलो तो Q का वैल्यू है C और Q' का वैल्यू कितना है C, या ऐसा भी बोल सकते हैं, बाद में Q का वैल्यू रखेंगे। Q' का वैल्यू है Q 1 - 1/K। सॉल्व करो, देखो तो ये Q/K आया क्या, नहीं। यानी कि आप याद रख सकते हैं कि जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट के कांटेक्ट में हो, जैसे पानी भर दिया जाए तो पानी कांटेक्ट में ना हो जाएगा प्लेट के, तब उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितने के इक्वल हो जाता है, तो Q/K के इक्वल हो जाता है। और Q का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं C, यानी कि 1/K C मालूम है, E मालूम है, बस केवल वैल्यू आपको रख देना।
तो चलिए यही हो गया 49 एंड 50 है ना, यहाँ 50 बता दिया। चलिए नोट कर लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा दो ठो कैपेसिटर है, बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और इनिशियली जो है ये स्विच क्लोज्ड, ठीक। तो देख लो, अगर डायरेक्ट सोचे तो ये भी कैपेसिटर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके एक प्लेट से, नेगेटिव दूसरे प्लेट से कनेक्टेड है। इसके लिए भी वही बात है, यानी इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका होगा, वही इक्वल होगा बैटरी के ईएमएफ के, ठीक ना। बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। या अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे तो यहाँ से चार्ज चलेगा, इधर भी सी इधर भी सी। आपको सिखाए थे दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो और कैपेसिटेंस अगर इक्वल हो तो चार्ज भी इक्वल होता है। तो जाहिर है अगर ये बैटरी इसको क्यू चार्ज देगा तो इसको भी क्यू चार्ज देगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है बैटरी के। ये ऐसे भी दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, यानी एक का चार्ज निकालेंगे तो दूसरा का भी निकल जाएगा। तो आप तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि Q बाई सी किसके इक्वल, E। जब भी कोई कैपेसिटर के दोनों प्लेट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड हो तब समझ लेना कि वो बैटरी का जो ईएमएफ है वही इसका पोटेंशियल है। तो Q हो गया C इंटू E, चार्ज तो निकल गया, दोनों कैपेसिटर का चार्ज हम लोग निकाल लिया। अब देखिए इन्हीं, अब कह रहा दोनों का एनर्जी बतलाओ, तो अभी एनर्जी अगर निकाली इस एनर्जी को इन्हीं से, तो इसका भी एनर्जी बोलेंगे हाफ C² और इसका भी बोलेंगे हाफ C², क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो E कहीं इक्वल है। तो यही आसान फार्मूला है, यानी C² हो गया इनिशियल एनर्जी, ठीक। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दे रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। कह रहा कि अब स्विच को ओपन कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया गया। तो ये ओपन कर दोगे तो क्या होगा, तो ओपन करने के बाद इस कैपेसिटर का बैटरी से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस कैपेसिटर का तो बैटरी से कनेक्शन रहेगा, है ना। पहले डायग्राम बना लेते हैं। यानी इस कैपेसिटर को अब बैटरी से कोई लेना देना नहीं। और याद रखेंगे, पहले भी सिखाए हैं, बैटरी से जब डिस्कनेक्ट कर देंगे ना तो जो चार्ज उस पर पहले से मौजूद है वो चार्ज बना रहेगा। अब चार्ज कोई लेने देने वाला नहीं है। अब समझो ये सर्किट से ही एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गया। तो कितना स्टूडेंट कहेगा लेकिन इधर से जुड़ा हुआ है कि नहीं, जब तक दोनों साइड से ना जुड़े तो सर्किट में कनेक्ट नहीं होता। यानी स्विच को जैसे ही आप ओपन किए इसका चार्ज अब फिक्स हो गया, वो बढ़ने घटने वाला नहीं, ठीक है। इस पर भी चार्ज Q माइनस Q है। अभी ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब आगे क्या कह रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील करते हैं पूरी तरह से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो देखो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील करोगे तो कैपेसिटेंस जो पहले था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यानी पहले जितना कैपेसिटेंस था अब वो K टाइम्स से बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो सोचो ये जो कैपेसिटर है इसका चार्ज तो बदल जाएगा क्योंकि वो बैटरी से कनेक्टेड है। अगर इसका कैपेसिटेंस बदल गया तो भाई बैटरी से कनेक्टेड रहने पे शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि इसका पोटेंशियल जो है बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए। तो मान लो यहाँ Q डैश, यहाँ माइनस Q डैश, तो Q डैश बाई KC इक्वल होना चाहिए E के।
इसके चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन इसका चार्ज पर तो इफेक्ट होगा क्योंकि कैपेसिटेंस बदलिएगा तो चार्ज इतना बदल जाएगा जिससे पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के इक्वल रहे। तो Q डैश हो गया KC। Q तो आपको मालूम है ही, C इंटू ई। कह रहा अब बतलाओ दोनों में एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी अगर आप फाइनल निकालें तो इसका एनर्जी हो गया हाफ Q डैश स्क्वायर बाई KC, इसका एनर्जी हो गया हाफ Q स्क्वायर बाई KC। कैपेसिटेंस तो इसका भी बदला, इसका चार्ज नहीं बदला। तो ऐसा करें, हाफ K इंटू C को कॉमन ले लें, Q डैश का वैल्यू तो Q डैश आया है KC स्क्वायर और Q स्क्वायर तो Q का वैल्यू तो C आया है, तो C होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। फाइनल एनर्जी क्या हो गया, तो 1/2 KC, इसमें कॉमन क्या हो गया C स्क्वायर, C स्क्वायर E स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या K स्क्वायर प्लस 1। देख लो तो एक C कैंसिल हो गया। फाइनल एनर्जी हाफ C स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। और नहीं हो तो एक काम करो ना, इस K को यहाँ ला दो, K से डिवाइड करेंगे तो K 1/K, बस यही ना होगा। देख लो तो एक C गायब हो गया, हाफ C स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है। अब जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो क्या, E इनिशियल डिवाइडेड बाई E फाइनल। तो देखो तो इनिशियल एनर्जी कितना C स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ C स्क्वायर K प्लस 1/K। देखो C स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाई K प्लस 1/K। ठीक ना, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन में K का वैल्यू दे दिया है 3, तो बस K के जगह 3 पुट कर देना है। तो देखो तो क्या आ जाएगा, E इनिशियल बाई E फाइनल 2 3 प्लस 1/3, सॉल्व करेंगे 6/10 आया, यानी कि 3/5। यही आंसर हो गया। और नोट कर लो। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 67। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा कि 2 ठो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है और एक ये, दोनों के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा गया। इन दोनों को आपस में पेस्ट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। इधर एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। याद कीजिए आपको सिखाए थे 2 क्लास पहले कि जब भी किसी कैपेसिटर में आप पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं और अगर ये चार्ज कैपेसिटर है तो ये कैपेसिटर इसको पुल करता। और हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकाले थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट B बाई D K माइनस 1 इंटू E स्क्वायर। B जहाँ की स्लैब का विड्थ था, चाहे प्लेट का विड्थ था, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, D जो है दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन या स्लैब का थिकनेस था, E बैटरी का ईएमएफ था। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे। तो थोड़ा सोचें, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में भी इस स्लैब को पार्शियली इंसर्ट किया हुआ, कुछ पार्ट इसका बाहर है, तो ये कैपेसिटर इसको इधर पुल कर रहा होगा और ये कैपेसिटर इसको इधर पुल कर रहा होगा, और ये इसी पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो बोलेंगे ना, फॉर इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2।
तो F1 जो है इस स्लैब पर लगने वाला फोर्स, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट B बाई डी K1 माइनस 1 E1 स्क्वायर, और F2 हो गया इस स्लैब पे फोर्स हाफ एप्सिलॉन B बाई डी K2 माइनस 1 E2 स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बतलाओ बैटरी का जो ईएमएफ है उसका रेशियो क्या होगा। देखो हाफ एप्सिलॉन और B बाई डी तो कैंसिल हो गया, बचा कितना K1 माइनस 1 E1 स्क्वायर K2 माइनस 1 E2 स्क्वायर। तो सोचो E1 बाई E2 होल स्क्वायर K2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई K1 माइनस, यानी तो E1 बाई E2 कितना हो गया जी, तो अंडर रूट K2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई K1 माइनस 1। ठीक है, तो इसको भी लिख लें। चलिए देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 68 नंबर प्रॉब्लम। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका लेंथ है L, उसको पार्शियली इंसर्ट किया गया है इन दोनों के बीच में, पार्शियली इंसर्ट किया गया। अब जो है आपको जैसा कि बताया गया है कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर इधर फोर्स लगेगा। अब फोर्स का वैल्यू भी हाफ एप्सिलॉन नॉट B बाई डी K माइनस 1 इंटू E स्क्वायर। B मतलब इसका विड्थ होता है, प्लेट का विड्थ या स्लैब का विड्थ, और क्वेश्चन में क्या किया, विड्थ ना दे करके प्लेट का एरिया दे दिया। तो इतना तो समझ रहे हैं, एरिया हो गया L इंटू B, यानी B हो जाएगा A बाई L, जहाँ B है वहाँ A बाई L लिख देंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट बाई डी A बाई L K माइनस 1 इंटू E स्क्वायर। चलो ये फोर्स निकल गया, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। जब फोर्स लगेगा तो इसमें तो एक्सेलरेशन आएगा, तो F इक्वल टू m, यानी एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब अगर पूछा जाए क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स डिवाइडेड बाई मास, यानी इसी में m से डिवाइड कर देना, हाफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d इंटू L K माइनस 1 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास। चलो भाई एक्सेलरेशन निकल गया। अब थोड़ा देखें, अगर फ्रिक्शन नहीं और इसी पोजीशन में स्लैब को रख करके छोड़ देंगे तो होगा क्या। क्वेश्चन में दे दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो A है, ठीक ना, ये पोर्शन A। तो देखो अभी ये रुका हुआ, जब इस पर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, इसका रफ्तार बढ़ते जाएगा, लेकिन जैसे ही ये पूरा स्लैब ठीक बीच में आएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो फोर्स क्या गायब होने से रुक जाएगा? तो नहीं। कोई चीज़ को आप खींचते हुए लेकर के आए और हाथ हटा लिए तो क्या रुक जाएगा? नहीं, जो वेलोसिटी मिला है उससे ही बाहर निकलेगा। पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि सब जब क्वेश्चन बता रहे थे कि कितना फोर्स लगता है, जहाँ पे फोर्स का डेरिवेशन बताए थे उस लेक्चर को आप देखेंगे, वहाँ पे सब बात सिखाए थे। फिर चलिए रिपीट करते हैं। तब क्या होगा, अभी ये रेस्ट में है, ये खींचते हुए यहाँ तक लाया, इसका वेलोसिटी 0 से बढ़ करके मान लो v हो गया, और अपने वेलोसिटी के कारण जब इस स्लैब बाहर निकलना चाहेगा तो फिर एक कैपेसिटर इसको खींचने लगेगा, तो ये v से घट के 0 होगा। फिर ये स्लैब मान लो ऐसे आके रुक गया, तो ये खींच के वापस लाएगा और फिर जब ठीक बीच में पहुंचेगा तो फोर्स गायब हो जाएगा, यानी कि ये इसी में वो सिलेट करते रहेगा। तो सोचो अभी 0 है, जब ठीक बीच में आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंड पहुँचेगा वेलोसिटी भी, तो 0 से भी हुआ, अपने वेलोसिटी कारण बाहर निकलेगा v से 0, फिर कैपेसिटर खींचेगा 0 से भी,
फिर V से 0, इसी तरह से ये वो ऑसिलेट करेगा। तो देखो ये SHM तो नहीं है, क्योंकि SHM में लगने वाला फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें फोर्स कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग पेरियोडिक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लो, तो 0 से V निकल गया, तो फिर V से 0 में वही टाइम लगता है, फिर 0 से V से 0, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो हम लोग टाइम निकालते हैं। S = ut + ½ AT²। तो S यहाँ से यहाँ जाने का टाइम तो L - A, इनिशियली तो रेस्ट में है, हाफ जो एक्सलेशन का वैल्यू आया है पुट कर लेंगे T²। देखो टाइम निकालो यहाँ से, तो 2L - A डिवाइडेड बाई √। देखो ये टाइम निकला, तो ये तो 0 से V होने का मतलब यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकला। तो जैसे कैसे मान लो कि कोई बॉडी ऑसिलेट करता है, तो थोड़ा सोचो, यहाँ वेलोसिटी 0 मान लो V हो गया, फिर V से 0, फिर 0 से V, फिर V से 0। तो अगर यहाँ से यहाँ का टाइम मालूम है, तो फिर वही टाइम यहाँ, फिर वही यहाँ, वही यहाँ, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो 4 × T 2L - A डिवाइडेड बाई A। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखेंगे, कहीं ए कन्फ्यूजन ना हो जाए, एक्सेलरेशन को A0 से डिनोट कर दे रहे हैं, तो यहाँ जो है ना वो A0 है, ऊपर A है, नीचे A0 है, इसको समझेंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, A0 का जो वैल्यू आया है यहाँ पर पुट कर दीजिए, प्रॉब्लम को तो बनना ही है ना। क्या वैल्यू भी रख दें, 4 2L - A, A0 का वैल्यू रख दो भाई, तो A0 का वैल्यू रख दोगे तो ½ ε0A D × L K - 1 E² डिवाइडेड बाई M। देख लो, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बाहर आकर के 8 हो जाएगा क्या। अब अपना आंसर से मैच करा लो, बिल्कुल आंसर मैच कर जाएगा। तो देखो जी, अब जो है कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग फिनिश कर लिए और इसको यहीं पर एंड करते हैं। रही बात अगर क्वेश्चन का, तो और क्वेश्चन आप बनाइए, फिर दिक्कत होगा। तो चूँकि हम लोग जब अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे उसमें ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड, तो वहाँ भी कुछ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से समझ लीजिए कि मिलता जुलता कंसेप्ट आएगा। फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। फिर भी अगर कोई मान लीजिए एडिशनल दिक्कत होगा तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उसको मेकअप कर लेंगे। लेकिन अब इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं, ठीक ना। थैंक यू।